नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जोन पर। ये आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और हम एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है? ऑप्शन हमारा एमपी पायल, ऑप्शन बी गुन्नार मंडल और ऑप्शन सी एवी डाइसी या ऑप्शन सी केसी बियरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा केसी बियरे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने हमें अर्धसंघात्मक कहा है। एवी डाइसी हैं जो हमारे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो था हमारा कानून का सिद्धांत, कानून का शासन, सॉरी। ठीक है, इन्होंने दिया था कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और किसी ने क्या क्या बोला था, जो हमारा फेड संहिता थी उस पर और लोगों ने टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी में हमें जो बोला गया था वो बोला गया था, ग्लेविन ऑस्टिन ने बोला था हमें सहकारी संहिता। क्या बोला था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने हमें क्या बोला था? हमें बोला था सहकारी संहिता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है केसी बियरे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका या एकीकृत न्याय प्रणाली या एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा द्विसदनीय विधायिका, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो हमारा पूछा गया है एकात्मक विशेषता। तो एकात्मक विशेषता का मतलब सिंगल, जो जो बॉडी जो बिल्कुल अकेले काम करे, अकेले काम करे। ठीक है, जैसे कोई केंद्र सरकार है, वो किसी राज्य के मामले में उस पर स्वतंत्र अधिकार है। ठीक है, या फिर हम बात करें नागरिकता हो गई, एकीकृत न्यायिक प्रणाली हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। ये क्या है? सिंगल काम से, ठीक है, सिंगल फेडरलिज्म। ठीक है, तो इस टाइप से, तो यहाँ पे अलग है। ठीक है, दो शब्द नहीं, यहाँ पे डबल की बात चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दो सदनी विधायक का होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके द्वि सरकार या शक्तियों का विभाजन या फिर अखिल भारतीय सेवाएं या फिर लिखित संविधान। तो जो इसकी विशेषता नहीं है, संघीय विशेषता, जो लिखित संविधान तो है, इसमें शक्तियों का विभाजन भी हुआ है और इसमें डबल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा होगा, आंसर होगा जो अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, जो अखिल भारतीय विशेषताएं कितने में आती हैं? हमें हमारा आती हैं आर्टिकल 312 के तहत आती हैं। ठीक है, कौन से भाग में आती है हमारी? ये हमारी आती हैं भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 में आती है। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी संघवाद या ऑप्शन डी राजनीति निर्देशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा संघवाद। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूपीएससी और ये हमारा एसपीएससी, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। कौन से भाग में आता है? हमारा भाग 14 में आता है। कौन से में आता है? 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हमारा इसमें दिए हैं 3 पॉइंट दिए हैं।
सरकार की 3 शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। ठीक है। ऑप्शन तो शक्तियों का विभाजन या सभी शाखाएं स्वतंत्र। ठीक है। तो जो अब इसके ऑप्शन दिए हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और थर्ड, या फिर तीनों ही, या फिर केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है। ये चलिए वो देखते हैं। जो सरकार की जो शाखाएं हैं वो सही बात है, हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही है। ठीक है। इसमें हमारा शक्तियों का विभाजन भी हुआ है। ठीक है। लेकिन सभी शाखाएं स्वतंत्र नहीं है। कैसी नहीं है? सभी शाखाएं स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति, मतलब जो हमारा मंत्रिमंडल रहता है वो राष्ट्रपति को सहायता करता है। हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 74 का फर्स्ट, वो कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करेगा। जो हमारा राष्ट्रपति वर्क करता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, वो कोई काम करेगा वो कैबिनेट की सहायता से कोई काम करेगा। ठीक है। तो इस तरह से बताइए स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ नहीं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों सही हैं, बाकी ये तीसरा वाला गलत है। ठीक। आगे क्वेश्चन, एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थगित सीमाओं के भीतर शासन करती है। ठीक। तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन है तानाशाही या राजतंत्र या लोकतंत्र या स्वशासन। ठीक। एक बात ध्यान देने की है, एक सरकार संवैधानिक रूप से, ठीक है, संवैधानिक रूप से और नागरिक अधिकारों द्वारा, ठीक है, तानाशाही में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राजतंत्र में भी नहीं, स्वशासन में भी नहीं, आपको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लोकतंत्र में ये सब पॉसिबल है। तो एक जाना माना नाम है, अब्राहम लिंकन द्वारा ने बोला था, अब्राहम लिंकन ने, कि लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए। ठीक है। क्या बोला था? लोगों के लिए सरकार, लोगों द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार। ये बोला था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है। तो ऑप्शन हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है। तो ऑप्शन 1 शक्तियों का विभाजन या सहकारी संघवाद या धर्मनिरपेक्षता या संसदीय प्रणाली। ठीक है। तो देखो, इसमें शक्तियों का विभाजन की तो इसमें कोई बात हो नहीं रही है, तो पहला तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। सहकारी संघवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की कोई बात चल रही है इसमें? धर्म की बात हुई नहीं। संसदीय प्रणाली, संसद से कुछ है क्या इसमें? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सहकारी संघवाद होगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कानून के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है। भारतीय संविधान या फिर संविध कानून या प्रथागत कानून या निर्णय। ठीक है। इसके ऑप्शन है केवल फर्स्ट, पहला, दूसरा और चौथा, या फिर दूसरा, तीसरा, या फिर चारों ही। ठीक है। तो यह भारत के कानून के स्रोत, देखो भारतीय संविधान तो है ही है, भारत में कानून बन रहा है, संविधान के विरुद्ध ही बन रहे, संविधान के साथ ही बन रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, बिना संविधान के कोई भी कानून पॉसिबल है हमारे यहाँ। ठीक है। दूसरा हमारा संविधिक कानून, और तीसरा प्रथागत कानून और न्यायिक। ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। ये चारों ही हमारे संविधान के स्रोत हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है। राष्ट्रीय एकता, एक रूपता या सशक्तता या फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारी केंद्रीकरण की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। कृषि क्षेत्र पर राज्य सूची में आता है, जो कृषि क्षेत्र है वो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, या फिर कृषि व्यापार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, या फिर श्रम राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, जो श्रम राज्य रहते हैं
वो हमारे उसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम इसमें, ये सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये है क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास तीन सूची हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, ठीक है, दूसरी हमारी राज्य सूची, ठीक है, तीसरी हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा संघ सूची है, संघ सूची में क्या है, 100 हमारे विषय हैं। कितने? 100 विषय। राज्य सूची में हमारे कितने हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में हमारे 52 विषय हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारी तीन सूची हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारे सूची हैं, जितनी भी तीन सूची हैं हमारी, ये हमारे समवर्ती सूची, ये हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। किसके? 7वीं अनुसूची के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सभी सही हैं, चारों ही सही हैं। क्योंकि जो कृषि है वो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये हमारा श्रम है वो हमारा समवर्ती के अंदर आता है। ठीक है, ये समवर्ती में है। ठीक, वन वाला हमारा, इसे ऐड किया है, फॉरेस्ट वाले को कब ऐड किया है? इसे ऐड किया है हमारा 42 में संशोधन। ठीक है, 42 में संशोधन 1976 में इसे ऐड किया है। ठीक है, राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में ऐड किया है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजवाद का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद, या क्रांतिकारी समाजवाद, या साम्यवादी समाजवाद, या गांधीवादी समाजवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्रांतिकारी समाजवाद। इस टाइप का हमारे भारत में कोई समाजवाद है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो उसके ऑप्शन है नई इकाई को संघ बनाने की क्षमता, या अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, या एकल नागरिकता, या एक विस्तृत संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा नई इकाई को संघ बनाने की क्षमता। ये हमारे संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 1967 में संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा कौन सी थी? कोंकणी, कश्मीरी, या फिर सिंधी, या उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सिंधी। क्योंकि जो हमारा 1967 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था? 21वां। ठीक है, 21वां संशोधन हुआ था, तो इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी को ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और संशोधन हुआ, वो कौन सा संशोधन था? वो हुआ था 1992 में। इस टाइम कौन सा हुआ था? 71। ठीक है, तो इसमें हमारा जो जोड़ा गया था, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें भाषा जोड़ी गई थी हमारी कोंकणी, ठीक है, इसके बाद में नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद एक और संशोधन हुआ, वो कब हुआ था हमारा? वो हमारा 2003 में हुआ था, ये हुआ था 92वां। ठीक है, तो इसमें जो जोड़ी गई थी वो हमारी बोडो, मैथिली, ठीक है, और हमारी डोगरी और संथाली। ठीक है, तो हमारे जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं वो हमारी टोटल कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी, अब फिलहाल में वो 22 हैं, 22 भाषाएं हैं। क्योंकि पहला इसमें संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, 21वां संशोधन, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संशोधन हुआ था, इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। 2003 में 92वां संशोधन हुआ था, इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को
जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारी ये जो आधिकारिक भाषाएं वो कितनी हमारी 22 भाषाएं हैं अभी। पहले कितने थी, वो हमारी 14 थी। ठीक है, जो भाषाएं हैं जो हमारी, तो वो कौन से भाग में है, जो भाग है हमारा इसमें, वो हमारा भाग है, ये हमारा 17वें भाग के अंतर्गत सारी भाषाएं आती हैं। कौन कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 343 से लेके 351 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची में आती हैं, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है अच्छे लोगों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना, या फिर नागरिकों को कुछ अधिकार की गारंटी देना, सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को परिभाषित करना, या न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थिति बनाना। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें कहीं ऐसा मेंशन तो नहीं किया है कि जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में भागीदारी निश्चित करना, ऐसा तो कहीं मेंशन है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही यही होगा। नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देना, ये मौलिक अधिकार में आगे आने वाला है। ठीक है, जो हमारी सरकार है उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, उसमें क्या है, कुछ शक्तियों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। ठीक है, हमारा न्यायपूर्ण समाज की परिस्थिति बनाना, ये तो इसमें काम ही, मेन काम यही था। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सा विशेषता नहीं, भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है, यह कुछ नियम, बुनियादी नियम प्रदान करता है, यह सरकार की संरचना निर्धारित करता है, यह देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्धारित करता है। ठीक है, जो संविधान है वो हमारा, वो क्या है, जो इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं, विशेषता नहीं है, यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता निर्धारित करता है। ठीक है, जो देश का सर्वोच्च कानून है वह संविधान ही है, मतलब जो भी ये संविधान है इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसका संरक्षण करता है वो कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे कौन सी नहीं है। बोडो मैंने आपको बताया था, मैथिली और संताली, ये तीनों ही हमारी 2003 में 92वां संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत तीनों को जोड़ा गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा किसमें निहित है। ऑप्शन है इसके शक्तियों का पृथक्करण, या शक्तियों का केंद्रीकरण, या न्यायपालिका, या विधायिका। तो इस लोकतंत्र की स्वतंत्रता का सबसे अच्छी सुरक्षा किसके अंतर्गत, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को अलग अलग करना ही वो हमारा अच्छा है। ठीक है, तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, हमने अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के आसपास किए हैं इसमें। ठीक है, और आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होगी, और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम बोलते हैं एक बार, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, हमारे महात्मा बुद्ध जी ने ये बोला गया था। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।